everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 3 लेसन 1 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट है हमारे चैप्टर का नेम। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। हमारे सोसाइटी में बेनिफिट्स ऑफ सेविंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि बहुत अच्छे से बार बार डिस्कस किया जाता है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे एक पर्सन जो कि सेविंग करना चाहता है वो पोस्ट ऑफिस स्कीम के थ्रू सेविंग कर सकता है। पोस्ट ऑफिस ऑफर करती है बहुत सारी सेविंग स्कीम जिससे कि हम अपनी सेविंग को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। इसमें 1,50,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस जुड़े हैं। 9 सेविंग स्कीम है जिसको भी पोस्ट ऑफिस ऑफर करती है। तो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पोस्ट ऑफिस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और ज्यादा जाने। सपोज आप एक सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप फेस करते हैं, जैसे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी इश्यू जिसको आप अपने माइंड में रखेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। देखो, सबसे पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट होगी, और आप सेफ्टी के बारे में भी सोचेंगे कि आपके सेविंग्स सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसके लिए भी आपको कंसर्न होना होगा। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में हर पर्सपेक्टिव से। हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू कंपेयर सेविंग स्कीम्स। सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है बिना किसी कंपैरिजन के, आपको सेविंग स्कीम को कंपेयर ही नहीं करना है आपस में। आप जब भी कोई सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कीम्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सही है। अगर आपने बिना कंपैरिजन के इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके गोल्स के लिए सुटेबल ना हो। देन हमारा है एलिजिबिलिटी। सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जैसे सर्विसेज को फॉर्मुलेट किया जाता है एक कस्टमर्स के सेगमेंट को अपने माइंड में रखे कि कस्टमर्स के लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। देखो, एक सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है जहाँ पे विकास है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिटायर होने वाला है 1 साल में, और उसकी डॉटर है माला जो कि अभी भी एक फ्रेश ग्रेजुएट है और उसने अभी एक जॉब ज्वाइन किया है, और दोनों ही ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इंसान जो कि अभी रिटायर होने वाला है वो ज्यादा कंसर्न होगा अपने सेव मनी के लिए, चाहे वो टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा कम ही क्यों ना मायने रखते हो। देखो, जब भी हम किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि क्या हम एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम अकाउंट होल्डर या फिर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें या सोचें तो जो इंटरेस्ट है उसको समझा जा सकता है एक कंपेंसेशन या इंसेंटिव एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक की तरफ से जो कि ऑफर करती है अकाउंट होल्डर को और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में उनकी सेविंग स्कीम में। देखो, दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इंटरेस्ट मिलता है हमें अपने सेविंग्स पे, वो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को और ज्यादा ग्रेटर ग्रोथ देती है। तो बेसिकली जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है उसका मतलब होता है अर्निंग इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, यानी हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। देन नेक्स्ट है मैच्योरिटी। एक स्कीम जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारी मैच्योर कहलाई जाएगी, और हमारे इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने के बाद हम उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स ट्रीटमेंट। जब हम किसी सर्टेन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यूज किया जा सकता है डिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम के रूप में, जिसको कि हम इनकम टैक्स पे बोलते हैं। अदर फैक्टर्स, कुछ ऐसे एडिशनल फैसिलिटीज या फिर फैक्टर्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं सेविंग स्कीम्स को कंपेयर करने में, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम भी इंक्लूड होती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एसबी। जैसा कि नेम से पता चल रहा है ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम मनी सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं और अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये अकाउंट हम 500 के साथ ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाते टाइम नॉमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉमिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें अकाउंट होल्डर एक नॉमिनी रहता है, एक पर्सन जिसको कि वो अपने बैलेंसेस ट्रांसफर करना चाहता है। जब कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो उस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा।
या उस नॉमिनी को पे किया जाए। एसबीआई अकाउंट को ओपन करवाने के लिए मिनिमम बैलेंस 500 है। और अगर क्या होगा, जब आपके अकाउंट आपने 500 से ओपन तो करवा लिया, लेकिन जो बैलेंस है वो 500 से कम है, तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में आपके अकाउंट से 100 रुपए डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट मेंटेनेंस के लिए। 4% तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम पेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसको की बनाया गया है इंडिविजुअल्स को इनकरेज करने के लिए कि वो रेगुलर बेसिस पे सेव करे अपनी मनी को। और आरडी अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम है 100 पर मंथ या फिर कोई भी अमाउंट जो कि मल्टीपल होता है 10 रुपीज का। आरडी अकाउंट होल्डर्स अगर चाहे तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं मोर देन 1 आरडी इंस्टॉलमेंट एडवांस में। इनफैक्ट एडवांस डिपॉजिट ऑफ 5 साल का हम कर सकते हैं एक आरडी अकाउंट में। अगर किसी आरडी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट पेमेंट हो जाता है तो फिर डिफॉल्ट फी चार्ज होता है हर डिफॉल्टेड मंथ के लिए, और जो रेट चार्ज होता है वो है 1 रुपी पर एवरी 100 रुपी ऑफ इंस्टॉलमेंट। और अगर 4 बार कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट होता है तो जो आरडी अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो बंद हो जाता है। एक एडेड फैसिलिटी भी है आरडी अकाउंट के लिए कि उनको फैसिलिटी ऑफ लोन मिलता है उनके डिपॉजिट के बदले में, जो भी उन्होंने आरडी अकाउंट में बनाया है पहले। तो ये फैसिलिटी को अवेल करने के लिए 12 इंस्टॉलमेंट जरूरी है। 12 इंस्टॉलमेंट के बाद ही आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, और लोन लेने के बाद आप इसको रीपे कर सकते हैं या तो एक इंस्टॉलमेंट पे या फिर मंथली बेसिस पे इक्वल इंस्टॉलमेंट देकर। आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स की होती है, और मैच्योरिटी डेट पूरी होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और आप आरडी अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगी 5 + 5 = 10 इयर्स। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट टाइम डिपॉजिट, इसमें हम एक सर्टेन सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, और उस पीरियड के एंडिंग तक जो भी हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी हम उसको यूज कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट होता है टीडी अकाउंट में वो पेएबल होता है एनुअली, लेकिन उसको क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। मिनिमम अमाउंट है टीडी अकाउंट को ओपन करने के लिए 1000, या फिर उससे ज्यादा जो भी 100 के मल्टीपल में आता है हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करवाते टाइम। टीडी अकाउंट में जो टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का वो 5 इयर्स का होता है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 5.5% का मिलता है, सेकंड ईयर में 5.7, थर्ड ईयर में 5.8, और फिफ्थ ईयर तक आते आते 6.7% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और आरडी अकाउंट की तरह हम टीडी अकाउंट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमने 1 साल का टीडी अकाउंट ओपन करवाया है तो हम अगले 1 साल के लिए भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमारा टीडी अकाउंट का टाइम हो जाएगा 2 साल। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट या फिर MIS, देखो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब हमारे पास एक सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी है जिसको कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ऐसी मैनर पे जहाँ पे हमें रेगुलर बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे उसका इंटरेस्ट मिलता रहे। हम MIS अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं मल्टीपल ऑफ 1000, या फिर मैक्सिमम इन्वेस्ट होता है 4.5 लाख इन अ सिंगल अकाउंट और 9 लाख इन जॉइंट अकाउंट। MIS अकाउंट में जिस डेट पे हमने अकाउंट ओपन करवाया था उसी डेट को हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट पेबल होता है जब तक कि मैच्योरिटी टाइम खत्म नहीं हो जाती तब तक। एक ऑप्शन भी है जहाँ पे हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं डिपॉजिट के 1 साल बाद, लेकिन वहां पे रिडक्शन होता है कुछ, तो हम देख लेते हैं 2 पॉइंट है। अगर हमने अकाउंट क्लोज कर दिया 1 साल बाद या फिर 3 साल से पहले अकाउंट ओपन करवाने के, तो फिर जो भी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 2% तक का रिडक्शन होता है। और सेकंड पॉइंट, अगर आपने 3 साल बाद या 5 साल पहले अकाउंट क्लोज करवा दिया तो फिर डिडक्शन 1% का होता है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 वाले करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।